हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट के बाद मैं फिर से हाजिर हूँ इंग्लिश कम्युनिकेटिव के एक दूसरे चैप्टर के साथ। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? पटोल बाबू फिल्म स्टार। और इसको लिखा किसने है? सत्यजीत रे। और इनको हम बंगाली में राय भी बोल सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग ऑथर के बारे जान लेते हैं। तो ये जो अंकल आपको दिख रहे हैं ना, इनका नाम है सत्यजीत रे। ठीक है। और ये कौन थे भैया? ये इंडियन डायरेक्टर थे, स्क्रीन राइटर थे, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, ऑथर, एसेइस्ट, लिरिसिस्ट, मैगजीन एडिटर, इलस्ट्रेटर, कैलीग्राफर एंड कंपोजर। मतलब इन्होंने ना कौन से फील्ड को टच नहीं किया मुझे ये समझ में नहीं आता। इन्होंने सारी चीज़ को टच किया। मतलब क्या ही मैं बोलूँ इनके बारे में। ही वॉज सच अ लेजेंड। रे इज वाइजली कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म डायरेक्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा। ही मेड हिज फिल्म्स इन बंगाली। सत्यजीत रे रिसीव्ड द ऑनरी एकेडमिक अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको मिल चुका है। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्म विभूषण भी मिल चुका है, दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिल चुका है। मतलब एक इंसान जो इतने सारे कैरेक्टर्स में आता है, साथ साथ में उन्होंने इतने सारे मतलब जो टॉप सिविलियन अवार्ड्स होते हैं ना, वो चारों उन्होंने जीत रखी है। बताओ, दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी जीता है उन्होंने। तो फिल्म के रिगार्डिंग जो अवार्ड होता है ना, वो दादा साहब फाल्के अवार्ड होता है। तो इतने सारे अवार्ड आप अगर विकिपीडिया पे जाके सर्च करोगे ना, तो आपको ना अलग से एक लिस्ट मिलेगा इनके अवार्ड का। इतने लिस्ट हैं इनके अवार्ड के। Ray wrote numerous short stories, articles, novels in Bengali, and he made a significant contribution to children's literature in Bengali. Most of his fiction was written for teenage children, and his detective stories and novels were particularly popular. The subject included adventure, detective stories, fantasy, साइंस फिक्शन एंड इवन हॉरर। तो सोचो, जब हम कोई मूवी देखते हैं तो हमें मूवी देखने में कितना मज़ा आता है ना। तो ये जो हम स्टोरी आज पढ़ने जा रहे हैं, पटोल बाबू, ये लिखा गया है सत्यजीत रे के द्वारा, जो कि एक फिल्म मेकर भी रह चुके हैं। तो डेफिनेटली इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपको खूब मज़ा आने वाला है। ऑब्वियसली आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। ये हमारा एक रिविजन सेशन होने वाला है। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं। जो हमारे सबसे मेन कैरेक्टर है वो है पटोल बाबू। उसके बाद आते हैं हमारे डायरेक्टर साहब, जिनका नाम है बैरन मलिक। थर्ड है हमारे निशिकांतो बाबू। और फोर्थ हमारे यहाँ पे हो जाएंगे शशांको। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। पटोल बाबू आपको पता है, ठीक, जो मेन हमारे कैरेक्टर है। बैरन मलिक क्या है? एक डायरेक्टर है, मूवी डायरेक्टर, ठीक। शशांको कौन है? शशांको समझ लो कि उस पूरे मूवी का जो प्ले राइट है ना, वो है। शायद ये वो प्ले राइट ही है जिसने पूरे मूवी का कैरेक्टर मतलब पूरा स्क्रीन राइट लिखा रखा है। निशिकांतो बाबू कौन है? निशिकांतो बाबू पटोल बाबू के घर के बगल में रहते हैं, वो उनके नेबर हैं। नेक्स्ट है नरेश दत्त। नरेश दत्त कौन है? पटोल बाबू के घर के बगल में कौन रहते हैं? निशिकांतो बाबू, और उनके ये ब्रदर इन लॉ है, ठीक है। उसके बाद है ये चंचल कुमार। चंचल कुमार कौन है? वो उस मूवी का हीरो है जिस मूवी के लिए पटोल बाबू के पास एक ऑफर आता है, जिसका नाम होता है चंचल कुमार। एंड लास्ट ये है ज्योति, जो क्या करता है? पटोल बाबू को समझाता है कि उसे वो रोल कर लेना चाहिए, ना नहीं करना चाहिए। अभी मैं सारी चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा। चलो, अब हम इस पूरे के पूरे चैप्टर की स्टोरी की एक थीम के बारे में बात करते हैं। तो पटोल बाबू वॉज अ थिएटर आर्टिस्ट हु लिव्ड इन कैलकाटा। वो कहाँ पे रहते थे? कैलकाटा में रहते थे। ही हैड अ गुड जॉब देयर, बट लाइफ वॉज हार्श विद हिम एंड ही लॉस्ट हिज जॉब ड्यू टू सडन रिट्रेंचमेंट। मतलब उनकी जॉब बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक एक रिट्रेंचमेंट आने के कारण वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठते हैं। अब यहाँ पे रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या हो गया? अचानक से चीज़ों का दाम कम हो जाना, या जो शॉपकीपर होता है जब वो अपने सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाता है, फाइनेंशियल चीज़ों को, बिकॉज ऑफ प्राइस राइज भी ऐसा हम बोल सकते हैं, तो उस जगह पे हम बोलते हैं रिट्रेंचमेंट आ गया है। सो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक रिट्रेंचमेंट के कारण उनकी जॉब चली जाती है, ठीक है। द वरी अबाउट अर्निंग सम गुड मनी टू लिव अ रिस्पेक्टफुल लाइफ किल्ड द एक्टर इन हिम। यानी उनके अंदर भी एक एक्टर था बहुत पहले से, लेकिन अब उनको क्या करना था? अच्छे पैसे कमाने थे ताकि वो एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सके, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सके। और इस वजह से उनके अंदर का जो एक्टर था वो एकदम से मर चुका था। कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर कोई पैशन होता है, बहुत लंबे समय तक अगर आप उस पर काम ना करो तो वो धीरे धीरे दबता रहता है। आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्ट अगेन इन ड्रामा,
बट इन अ फिल्म। बहुत लंबे समय के बाद उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी ड्रामा में एक्ट करने में, ठीक है। तो ये बेसिकली ड्रामा नहीं था, ये एक मूवी था, फिल्म था। तो सोचो वो कितना ज़्यादा हैप्पी हुए होंगे। पटोल बाबू वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट द रोल। He thought that the luck was with him and he would soon be offered good roles in films and would make good money. So this way he not only could nurture his passion but also earn money. तो इस तरीके से ना केवल वो अपने पैशन को फिर से जिंदा कर सकते हैं बल्कि वो पैसे भी कमा सकते हैं। But when he got to know about the role he had to play, he was disappointed as it was a very small role where he had to utter a single word as a dialogue. लेकिन जैसे उनको पता चलता है कि उन्हें सिर्फ एक वर्ड बोलना है पूरे रोल में, तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि उन्हें इतना छोटा सा एक वर्ड बोलने को मिलेगा। ऑल ही हैड टू प्ले वॉज टू वॉक एब्सेंट माइंडेडली एंड बम्प इनटू द हीरो एंड एक्सक्लेम ओह। तो उनका पूरा रोल क्या था कि हीरो बस जा रहा होता है और उनको उस हीरो के साथ टकरा जाना है, और वो भी कैसे, समझो कि वो एब्सेंट माइंडेडली है, वो कुछ काम कर रहे हो और जाके वो टकरा जाना। पटोल बाबू वॉज इनिशियली वेरी एप्रीहेंसिव अबाउट डूइंग द रोल बट लेटर ही डिड द रोल टू परफेक्शन। यानी शुरू में उनको लगा कि यार ये तो बहुत छोटा सा मेरे को एक दे दिया, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उनको लगता है कि मैं ना करूं। लेकिन फिर बाद में उनका मूड बदल जाता है और उन्होंने उस रोल को काफ़ी परफेक्शन के साथ पूरा किया। He didn't even take the money for the role as he thought that personal satisfaction was much more important than money. तो इस वीडियो को जब आप पूरा एंड तक ख़त्म कर लोगे ना, तो इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में वो पूरे तरीके से कंप्लीट होगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो में हम समरी देखेंगे, हमने थीम देख ली है, हम कैरेक्टर्स देखेंगे, हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगा। कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। चलो अब एक एक करके कैरेक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे जो मेन कैरेक्टर है प्रोटैगनिस्ट पटोल बाबू। तो पटोल बाबू वाज अ मिडिल एज्ड मैन, यानी वही 52 ईयर्स के होंगे वो, है ना। हु हैड अ पैशन फॉर एक्टिंग, जिनके अंदर ना एक्टिंग करने का एक पैशन होता है, एक जोश होता है। इन हिज हेडेज ही हैड एक्टेड इन मैनी फिल्म्स एंड वॉज इन ग्रेट डिमांड। यानी उनके पुराने दिनों में वो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत फिल्म्स में काम कर रखा था, या यूँ कहो तो ड्रामा में काम कर रखा था। ही वॉज अ सिंपल मैन विथ सिंपल गोल्स। ही वॉन्टेड टू अर्न अ गुड लिविंग बाई वर्किंग हार्ड। ही गॉट अ गुड जॉब इन कैलकाटा। उस समय तो कोलकाता को कैलकाटा बोलते थे ना, कैलकाटा। बट ड्यू टू सडन रिट्रेंचमेंट ही हैड टू लूज हिज जॉब। जैसे कि हमने शुरू में देखा, हिज पैसन फॉर एक्टिंग ले बरिड समवेयर बिकॉज ही वॉज बिजी मेकिंग हिज बोथ एंड्स मीट। यानी उनका जो अंदर एक पैशन था ना एक्टिंग का, वो कहीं ना कहीं दब चुका था। और क्यों दब गया था? क्योंकि जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी ना उनकी लाइफ में, तो वो एक्टिंग का जो एक पैशन था वो नीचे कहीं ना कहीं खो गया था। सेकेंड कैरेक्टर हमारे होते हैं यहाँ पे निशिकांतो बाबू। यहाँ पे मैं पटोल बाबू की वाइफ के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप जान लो कि पटोल बाबू की जो वाइफ थी ना, वो बहुत ही एक रियलिस्टिक वाइफ थी। मतलब वो रियल चीज़ों को ज़्यादा देखती थी। अब जब पटोल बाबू ने उनको बताया कि मुझे एक रोल मिला है, अब हमें थोड़ा पैसा भी मिलेंगे, तो वो उनको ना डांटती है और डांट के कहती है कि सुनो, ये हवाई पुलाव मत बनाओ दिमाग में, ठीक है, इतनी जल्दी खुश मत हो जाया करो, पहले हो जाने दो उसके बाद ये होना। क्योंकि वो जानती थी कि पटोल बाबू ऐसे कई बार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए पर इसका कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं हुआ। तो आते हैं हम निशिकांतो बाबू के कैरेक्टर के ऊपर। तो ही वॉज ऑल्सो अ मिडिल एज्ड जेनियल मैन हु सीम टू हैव अ स्पेशल लाइकिंग फॉर पटोल बाबू। मतलब वो पटोल बाबू को पसंद करते थे। ही लिव्ड 3 हाउसेस अवे फ्रॉम पटोल बाबूज हाउस। तो मैंने बताया ना कि निशिकांतो बाबू कौन थे, वो पटोल बाबू के नेबर थे, और वो कहाँ रहते थे? 3 घर छोड़कर। ही न्यू अबाउट पटोल बाबूज पैशन फॉर एक्टिंग। That's why when his youngest brother-in-law Naresh Dutt discussed with him that they were looking for a middle-aged man for a film, he immediately gave the reference of पटोल बाबू। तो ये पटोल बाबू को इतना पसंद करते थे, उनके बारे में ये पता था कि वो एक्टिंग के बहुत बड़े शौकीन थे। तो जैसे ही इनके ब्रदर इन लॉ ने इनसे बात करी कि मुझे एक मिडिल एज मैन चाहिए और उसे मुझे फिल्म में लेना है, तो इनके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम घुमा, वो है पटोल बाबू का, और उन्होंने तुरंत इनका नाम उनको सजेस्ट कर दिया। थर्ड कैरेक्टर हमारा है बैरन मलिक।
ठीक है। तो ही वॉज अ फेमस डायरेक्टर ऑफ द टाइम्स, उस समय वो बहुत ज़्यादा फेमस डायरेक्टर हुआ करते थे। ही वॉज ऑल्सो नॉन टू बी एक्सलेंट एट हिज जॉब। ही वॉज वेरी रिसेप्टिव ऑफ हिज न्यू आइडियाज़ एज वेन पटोल बाबू सेड दैट ही शुड हैव अ न्यूज़ पेपर इन हिज हैंड ही रेडिली अग्रीड। ठीक है, तो पटोल बाबू ने मुझसे कहा कि मैं ऐसे ही टकरा जाऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा, तो एक मेरे पास न्यूज़पेपर होना चाहिए। और जैसे ही उन्होंने ये बात करी डायरेक्टर से, तो डायरेक्टर ने क्या बोला कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, न्यूज़पेपर हाथ में ले लो। सो ही इवन प्रेस्ड पपोल बोल रहा हूँ, पटोल बाबू फॉर हिज एक्टिंग स्किल्स। नेक्स्ट है नरेश दत्त। ठीक है, सो ही वॉज अ यंग मैन इन हिज 30s. He was Nishikanto Babu's youngest brother-in-law and came to Patol Babu's house to discuss his role, and he seemed to be smart man who knew his job well. तो अब सारे कैरेक्टर को ख़त्म करने के बाद अब हम आते हैं समरी की ओर। तो सीट बेल्ट बांध लो और अच्छे से समझो कि आखिर क्या हुआ था पूरे स्टोरी में। सो पटोल बाबू, अ 52-year-old मैन, वॉज वेरी पैशनेट अबाउट एक्टिंग। तो पटोल बाबू कौन थे? एक 52-year-old मैन थे और वो एक्टिंग को लेकर काफ़ी पैशनेट थे। ही लव्ड एक्टिंग एंड द स्टेज सो मच दैट ही चेरिश दोज मेमोरीज ड्यूरिंग हिज बिजी लाइफ इन कैलकाटा व्हेन ही वॉज अ स्टेज एक्टर इन कंचरापारा ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ कैलकाटा। यानी अब वो जब 52 ईयर्स के हो गए हैं तो कई बार ना वो अपने पुराने दिनों को याद करके बहुत ज़्यादा खुश होते थे, उन मेमोरीज़ को याद करके, जब वो क्या करते थे, कलकत्ता में कांचरापारा में एक स्टेज एक्टर का काम करते थे। मतलब लोग पागल हो जाते थे उनको देखने के लिए, वो इतने अच्छे एक्टिंग करते थे। सो एट दैट टाइम ही वॉज वेरी मच इन डिमांड एंड हिज नेम हैड अपीयर्ड ऑन हैंडबिल्स ऑन सेवरल ओकेजन। सोचो वो कितने ज़्यादा डिमांडिंग थे। He was a star on the stage during those days. So people used to go watching dramas, especially to see Patol's acting. And at that time he lived in Kanchrapara, West Bengal. तो उस समय वो कहाँ रहते थे? कांचरापारा में, जो कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। He worked in a railway factory and also worked as an amateur actor. यानी जो amateur किसको बोलते हैं? जो शुरू शुरू में होता है ना, मतलब स्टार्टिंग किसी चीज़ में अगर कोई करता है तो उसको हम एमेटर ही कहते हैं। तो वो एक रेलवे फैक्ट्री में काम करते थे और साथ साथ में एक एमेटर एक्टर के रूप में भी। पटोल बाबू गॉट अ जॉब इन कैलकाटा इन हडसन एंड किम्बरले, सो ही हैड टू लीव कंचरापारा एंड केम टू द सिटी ऑफ कैलकाटा। तो अब उनको क्या करना पड़ा? कैलकाटा में जॉब करना पड़ा, तो उसके लिए उनको उस जगह से निकल कर बाहर आना पड़ा और कैलकाटा जाना पड़ा। ही वॉज हैप्पी विद हिज जॉब, बट ड्यू टू अ सडन रिट्रेंचमेंट इन द ऑफिस ही हैड टू लूज हिज जॉब। अब देखो एक्चुअली यहाँ पे भी रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। मान लो कोई कंपनी जब किसी एम्प्लॉय को फायर करती है, ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ द बैड परफॉर्मेंस ऑफ दैट एम्प्लॉय बट द फाइनेंशियल क्राइसिस थ्रू द कंट्री इज गोइंग। ठीक है, यानी वो कंट्री जिस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है उसके कारण वो कंपनीज को, मतलब एम्प्लॉयज़ को हायर ही नहीं कर सकती और ना ही वो उनको रख सकती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर किसी एम्प्लॉय की जॉब जाती है, सो ही कैन से दैट माय जॉब वेंट जस्ट बिकॉज ऑफ द रिट्रेंचमेंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब आगे क्या होता है कि एक सुबह पटोल बाबू के नेबर निशिकांतो बाबू उनके पास आते हैं और उनको बताते हैं कि उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं, जो कहाँ काम करते हैं, एक फिल्म कंपनी में काम करते हैं, उनको एक बाल्ड मैन की ज़रूरत है उनके रोल के लिए, उनकी मूवी के लिए। सो उन्होंने पटोल बाबू का नाम सजेस्ट कर दिया उस रोल के लिए। और उनके जो ब्रदर इन लॉ है नरेश दत्त, वो पटोल बाबू से मिलने वाले कितने बजे? 10:30 बजे। तो इस बात को सुनकर पटोल बाबू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का समय था और सुबह सुबह के समय में उनको इतना अच्छा सा गुड न्यूज़ मिलता है। सो नरेश दत्त जो है वो बिल्कुल टाइम के पक्के थे, तो वो पटोल बाबू को उस टाइम पे मिलते हैं और उन्होंने पटोल बाबू को वो रोल ऑफ़र भी किया। तो पटोल बाबू जो है वो बिल्कुल भी उस चीज़ को डिनाई नहीं कर पाए और उन्होंने तुरंत उस ऑफ़र को एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन जब नरेश दत्त वापस चले गए तो पटोल बाबू ने क्या किया, अपनी वाइफ से इस ऑफ़र के बारे में बात करी। फिर उनको लगने लगता है कि बहुत जल्द मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, बहुत सारे गुड ऑफर्स होंगे और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन उनकी वाइफ ने उन्हें बोला कि सुनो, ज़्यादा एक्साइटेड मत हो इतना जल्दी। उसके बाद क्या होता है कि अगली सुबह पटोल बाबू उस लोकेशन पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां पे उनको बोला जाता है, और वो वहां पे जाके कहाँ पे खड़े होते हैं, एक पान के शॉप पे जाके खड़े हो जाते हैं उनके कॉर्नर में और वेट करते हैं कि कब उनका टर्न आए।
तो नरेश दत्त वहाँ पे आते हैं, उन्होंने पटोल बाबू को अप्रिसिएट किया। क्यों किया? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पंचुअल थे, जो टाइम उनको दिया गया था उस टाइम पर ही पटोल बाबू वहाँ पे पहुँच गए थे और वो शेड के नीचे खड़े थे। और उनको कहा कि सुनो, एक काम करो पटोल बाबू, थोड़ा सा आप और वेट कर लो, फिर आपका टर्न यहाँ पे आने वाला है। सो जब वो वहाँ पे खड़े थे तो पटोल बाबू को पता चला कि उस पूरे फिल्म का हीरो कौन है, वो है चंचल कुमार, और डायरेक्टर कौन है, बैरन मलिक। तो वो पर्सनली बैरन मलिक को शायद नहीं जानते होंगे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। तो वो नरेश दत्त से पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ कि मेरा जो लाइन है वो लाइन कहाँ है, क्योंकि अगर आप मुझे लाइन दे देंगे तो कम से कम मैं रिहर्स तो कर पाऊँगा। लेकिन ये बहुत ही लेट हो चुका था पटोल बाबू के लिए लाइन को पूछने के लिए, क्योंकि अगर आप कोई मूवी के लिए शूटिंग में जा रहे हो तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपका लाइंस क्या है। लेकिन पटोल बाबू को उस समय तक उनकी लाइंस पता ही नहीं थी। पटोल बाबू बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे थे, है ना। वो एक थिएटर एक्टर थे और इसलिए उनकी एक आदत थी पहले ही रिहर्स करने की, यानी रिहर्सल नहीं करने के बाद उनको ना एक अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होता था। फाइनली उनको एक डायलॉग मिलता है, जो कौन देता है, शशांक को देता है, यानी बैरन मलिक से वो पूछते हैं कि सर मेरा डायलॉग कहाँ है, आप मेरे को डायलॉग तो दे दो। तो बैरन मलिक जो है वो शशांकों को बुलाता है और बुलाने के बाद बोलता है कि सुनो, इस जेंटलमैन को इनका डायलॉग दे दो। तो जब शशांकों ने वो डायलॉग दिया उनको, तो वो एक पेपर में एक वर्ड लिखा हुआ था, डेट इज़ ओह, और बस उनको यही बोलना था पटोल बाबू को। तो उन्होंने जैसे ही ये देखा ना, उनको ना बड़ा शॉकिंग सा लगा। उनको ऐसा लगा कि शायद इन लोगों ने मुझे बुलाया है मेरा मजाक बनाने के लिए। आखिर ये हो क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों ने मुझे बुलाया क्यों है। क्या इन्हें मुझे मेरा मजाक बनाना है इस एज में? जब पटोल बाबू ने ये पूछा कि क्या उन्हें सिर्फ एक ही वर्ड बोलना है, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलना है, तो उनको ये बोला गया। उस समय ज्योति एक यहाँ पे कैरेक्टर है जिसका मैंने नाम लिया था, तो वो पटोल बाबू को थोड़ा पैसिफाई करता है, शांत करवाता है और उनको बोलता है कि अंकल जी, यानी सॉरी ग्रैंडपा, आप इतना समझ लो कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो कि आपको एक पार्ट मिला है, एक एक्ट करने का कोई सीन मिला है, वो भी किसके मूवी में, बैरन मलिक के मूवी में मिला है। आप अपने आप को लकी समझो ना। और ये एक बहुत ही क्रूशियल सीन है जहाँ पे देखो, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं इस मूवी में जो कुछ भी नहीं कर रहे, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। कुछ लोग तो सिर्फ खड़े हैं और कुछ लोग क्या सिर्फ पास हो जा रहे हैं, उनके लिए तो बोलने के लिए भी कुछ नहीं है, और आपको कम से कम एक वर्ड भी मिला है। तो पटोल बाबू ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं, उनके पाँव कांपने लगते हैं, उनको समझ में नहीं आते कि मैं करूं क्या, मुझे रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। और वहाँ पे वो खड़े भी नहीं रह पा रहे थे। कभी कभी होता है ना अंदर से, क्योंकि उनकी एज इतनी हो चुकी थी, ऊपर से इस सडन शॉक को ना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि एज एन एक्टर मुझे सिर्फ एक वर्ड बोलना है, तो फिर मेरी वैल्यू ही क्या रह जाएगी। तो वो क्या करते हैं, एक ऑफिस के पास चले जाते हैं जो पान शॉप के पीछे रहता है, और वहाँ जाके वो बैठ जाते हैं। पटोल बाबू यहाँ पे बैठ के अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। और स्पेशली यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय उनको अपने मेंटर की याद आती है। मेंटर कौन थे उनके गगन प्रकाशी, यानी मिस्टर प्रकाशी। तो वो उनसे कहा करते थे कि देखो पटोल, कोई भी तुम्हें रोल मिल जाए ना, उसे एक्सेप्ट कर लेना। कोई भी रोल छोटा या बड़ा नहीं होता, ये तुम्हारे डिग्निटी से कभी छोटा नहीं हो सकता। तुम एक आर्टिस्ट हो, तुम्हारा एम बस इतना होना चाहिए कि जो भी तुम्हें लाइंस दी गई है ना, उनको निचोड़ के तुम उनका बेस्ट वर्जन कैसे निकाल सकते हो। तो जैसे इन लाइंस को वो अपने माइंड में याद करते हैं, पटोल बाबू क्या होते हैं, झुक जाते हैं और उनको लगता है कि यार मैं तो गलत कर रहा था, मुझे जो भी वर्ड मिला है मुझे इसी में अपना बेस्ट देना है। तो इस समय से पटोल बाबू क्या करने लगते हैं, उस ओह वर्ड के ही अलग अलग एक्सप्रेशंस निकालने लगते हैं और वो रिहर्स करने लगते हैं कि मुझे ओह किस तरीके से बोलना चाहिए ताकि उस सीन के हिसाब से ये एकदम फिट बैठ जाए। तब पटोल बाबू को समझ आता है कि ओह जो वर्ड है उसके कई अलग अलग मीनिंग भी हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि ओह सिर्फ एक वर्ड है, नहीं, इट इज़ एक्सप्रेशन एंड इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ एक्सप्रेशंस। तो पटोल बाबू का जब चांस आया तो पटोल बाबू ने डायरेक्टर को सजेस्ट किया कि अगर मेरे हाथ में एक न्यूज़पेपर होगा और साथ में एक मुस्टाच भी होगा मेरे पास इस सीन के लिए, तो शायद हीरो के साथ जो मेरा कॉलिजन होने वाला है वो थोड़ा सा और नेचुरल लगे। तो इतना में ही जो डायरेक्टर साहब हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते। उन्होंने बगल वाले किसी से
एक न्यूज़पेपर मांगा और उन्होंने इसके हाथ में पकड़ा दिया। और फाइनली द कॉलिजन टुक प्लेस एट द राइट टाइम एंड ही अटर्ड द डायलॉग ओह विद अ मिक्सचर ऑफ इरिटेशन एंड सरप्राइज। उसमें क्या था, इरिटेशन भी था और सरप्राइज भी मिक्स था। द डायरेक्टर एंड द एक्टर वर फुल ऑफ प्रेज फॉर पटोल बाबू। दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। नेक्स्ट, पटोल बाबू वेंट एंड स्टूड एट द पान शॉप। ही लेफ्ट द प्लेस क्वाइटली विदाउट टेकिंग हिज मनी। यानी पूरे रोल को करने के बाद वो बिल्कुल रुकते ही नहीं है वहाँ पे, वो वहाँ से उस पान शॉप के पास चले जाते हैं। वहाँ पे कुछ देर ही वेट करने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और उन्होंने पैसे भी नहीं ली। क्यों नहीं ली पता है तुम्हें? He realized that a little sum of money was nothing if measured against the intense satisfaction and dedication. क्यों? क्योंकि अगर उन्हें पैसे मिलते भी तो कितने मिलते हैं, 20 से 30 रुपये मिलते हैं, लेकिन वो 20 से 30 रुपया उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं देता जो सेटिस्फेक्शन उनको उस रोल को 100% अपना देने के बाद मिला। यानी उनके लिए मनी मैटर नहीं करता था, उनके लिए वो सेटिस्फेक्शन मैटर करता था, वो डेडिकेशन मैटर करता था जो उन्होंने वहाँ पे दिखाया। तो ये रहा हमारा समरी। अब इस समरी के बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आपको डील करते जाऊंगा और आपको लिख भी लेना अपने नोटबुक में। सबसे पहले जो है, निशिकांतोज ऑफर स्टिड पटोल बाबू टू द कोर। यानी निशिकांतो बाबू ने पटोल बाबू को आकर जो ऑफर दिया वो उनको अंदर से एकदम झकझोर दिया, हिला दिया। कैसे? क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी एक एक्टर छिपा हुआ था। पुराने दिनों में वो एक्टिंग का काम करते थे, लेकिन ड्यू टू सम फाइनेंशियल इशू उनका वो एक्टर जो था वो कहीं ना कहीं दब गया था। और जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी वो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो उठे। सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि हाउ डिड पटोल बाबू रिएक्ट। उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? तो शुरू में पटोल बाबू बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए। टेकन अबैक का मतलब होता है शॉक्ड हो जाना। उन्होंने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि सुबह सुबह उनको कुछ ऐसा भी सुनने को मिलेगा, लेकिन उनके पास कोई ऐसा रीज़न भी नहीं था जिससे कि वो उस रोल को डिनाई करे। तो लास्ट में उन्होंने क्या किया, उनको एक्सेप्ट कर लिया। सो वाई डिड पटोल बाबू लूज हिज फर्स्ट जॉब इन कैलकाटा। क्यों लूज़ किया था उन्होंने? जैसा मैंने बताया, ड्यू टू अ सडन रिट्रेंचमेंट इन हिज ऑफिस ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ अ वॉर। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि हाउ डज पटोल बाबू रिकॉन्साइल टू द डायलॉग गिवन टू हिम। यानी उन्होंने किस तरीके से रिएक्ट करा जब उनको वो डायलॉग वहाँ पे दिया गया। तो जैसे वो शूटिंग वहाँ पे पहुँचे, उनको पता चला कि उनको सिर्फ एक ही डायलॉग बोलना है जो कि ओ है। तो उस समय पटोल बाबू का रिएक्शन क्या था? वो अपने आप को लग रहा था कि क्या ये लोगों ने मुझे मजाक करने के लिए बुलाया या मेरा मजाक बनाने के लिए बुलाया है, मुझे सिर्फ एक ही रोल बोलना है। लेकिन फिर उनको उनके मेंटर की याद आती है। किनका? मिस्टर पकराशी का, कि उन्होंने उनको समझाया था कि जो भी तुम्हें रोल मिलता है, जितना भी डायलॉग मिलता है, उसको पूरे कमिटमेंट और पूरे परफेक्शन के साथ निभाओ, तभी तुम अपने आप को एक एक्टर कह सकते हो। और उसके बाद उन्होंने अपना बेस्ट दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे वही पूछ रहा है कि हु वाज मिस्टर पकराशी, ये कौन थे और उनके वर्ड्स ने पटोल बाबू को कैसे हेल्प किया अपने रोल को पूरा करने के लिए। तो ये इनका लाइन याद जरूर रख लेना कि उन्होंने क्या कहा था। तो मिस्टर पकराशी कौन थे? पटोल बाबू के मेंटोर थे। और उन्हें याद आया कि मिस्टर पकराशी ने उन्हें कहा था, क्या कहा था, क्योंकि वो उनको अपना रोल मॉडल मानते थे। तो उन्होंने कहा था कि कोई भी रोल जो है वो छोटा नहीं होता और कोई भी रोल तुम्हारे डिग्निटी से भी छोटा नहीं होता। इट डजेंट मैटर वेदर देयर इज डायलॉग और नॉट। तो एग्जैक्टली जो लाइन दिया हुआ वो आप बुक से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पटोल बाबू वाज अ मेटिक्यूलस मैन। मेटिक्यूलस किसको बोलते हैं? जो प्लानिंग करता है, यानी जो इंसान कोई काम को करने से पहले प्लानिंग करे उसको हम कहते हैं मेटिक्यूलस प्लानर। ठीक है, तो वो एक मेटिक्यूलस मैन थे। कैसे? तो देखो, पटोल बाबू को जैसे उनका डायलॉग मिला शुरू में तो उन्होंने मन कर रहा था कि मैं चला जाऊं, मुझे नहीं करना। लेकिन जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे करना है, तो उनको पता चला कि इस ओ वर्ड के भी अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं। कब? जब उन्होंने इसको रिहर्स करना स्टार्ट किया अलग अलग तरीके से, तब उन्होंने डिस्कवर किया कि मुझे इस रोल के हिसाब से इस तरीके का एक्सप्रेशन वहाँ पे यूज़ करना है। और दूसरी बात, उनका एटीट्यूड बिल्कुल भी कैजुअल नहीं था, जो भी उनको रोल मिला था, भले वो एक छोटा सा रोल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर जी, मनी एंड सेटिस्फैक्शन आर लाइक पैरेलल बैंक्स ऑफ अ स्ट्रीम। यानी एक नदी है, उस नदी के दो किनारे होते हैं, एक मनी और एक सेटिस्फैक्शन। सो हाउ डज दिस स्टेटमेंट करस्पॉन्ड टू पटोल बाबूज इमोशन आफ्टर द शूट वॉज ओवर। तो जब वो शूट ओवर हो गया तो किस तरीके से ये इमोशन वो दर्शाता है, पटोल बाबू का इमोशन।
तो इसमें क्या हो जाएगा कि पटोल बाबू ने अपना रोल जो है, अपना पार्ट जो है इस फिल्म का, वो काफ़ी परफेक्शन के साथ कंप्लीट किया। भले ही वो एक छोटा सा पार्ट था, लेकिन उसके लिए उन्होंने बहुत बार रिहर्स किया था। ठीक है, उसमें उन्होंने अपना बहुत सारा लेबर डाला था, इमेजिनेशन डाला था, लेकिन उनको उसके लिए पैसे बहुत कम मिल रहे थे। उन्होंने पैसे लेने से रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि कोई भी अमाउंट ऑफ मनी जो है वो उनके इंटेंस सेटिस्फेक्शन के लिए या इंटेंस सेटिस्फेक्शन को पूरा ही नहीं कर सकता था, जो जॉब उन्होंने परफेक्शन के साथ करी। ठीक है, तो राइटर वॉज नॉट श्योर वेदर पटोल बाबू डिड अ गुड थिंग बाय गोइंग फॉर द फिल्म शूट और नॉट, ये उन्होंने यहाँ पे कहीं भी क्लियर नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड मिस्टर मलिक टर्न डाउन पटोल बाबूज रिक्वेस्ट फॉर अ रिहर्सल। तो पटोल बाबू को रिहर्सल करना था, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट भी करा, लेकिन मिस्टर मलिक ने उनको मना कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था कि वेदर जो है वो ख़राब हो रहा था, मीन्स बारिश होने वाली थी। और बैरन मलिक ने ये ऑलरेडी बता दिया पटोल बाबू को कि पटोल बाबू, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बच रहा है, और बारिश आने से पहले जितना ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाए वही बेटर है। और इस वजह से उन्होंने उनको रिहर्सल के लिए मना कर दिया, इसके अलावा और कोई भी रीज़न नहीं था। What were the special touches that पटोल बाबू gave to his role to make it more authentic? उन्होंने क्या किया? उन्होंने न्यूज़पेपर की डिमांड करी, और साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक मेरे पास मुस्टाच हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो, तो ये हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सारे ख़त्म हो गए थे। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, कि आई होप द पार्ट कॉल्स फॉर सम डायलॉग, हु सेज दिस एंड वाई डज ही और सी आस्क दिस क्वेश्चन। तो आखिर ये लाइन किसने कहा था? ये लाइन पटोल बाबू ने कहा था। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उनको लगा कि यार इतना समय हो गया, ये लोग मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हैं, और मैं डायरेक्ट शूटिंग स्टेज पे आ गया, और मुझे रिहर्स भी तो करना पड़ेगा मेरे जो लाइन्स हैं। तो इसलिए वो जाकर ये लाइन पूछते हैं कि अगर मैं रोल करने जा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि इसके लिए कोई तो डायलॉग वगैरह तो होगा ना, तो डायलॉग तो दे दो आप मुझे। नेक्स्ट आंसर सबके यहाँ पे दिए हुए, वो पढ़ लेना, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं पढ़ने गया तो। सेकंड क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि वर दिस पीपल पुलिंग हिज लेग, was the whole thing a gigantic hoax, a meek harmless man like him, and they had to drag him into the middle of the city to make a laughing stock out of him? How could anyone be so cruel? ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि क्या वे लोग उनका मजाक बना रहे थे? क्या एक इतने सीधे साधे व्यक्ति को वहाँ पे बुलाकर उनका क्या तमाशा बनाना था? आखिर वो कहना क्या चाहते थे? कोई इंसान इतना भी क्रूल कैसे हो सकता है? तो वाई डज पटोल बाबू हैव दिस थॉट्स, उनके अंदर ये थॉट क्यों घूम रहा था? इसके पीछे का तो रीज़न वही था ना, कि उनको शुरू में पहले रोल अचानक से दिया गया, उसके बाद उनको कोई डायलॉग नहीं दिया गया, तो जब उन्होंने डायलॉग की बात करी तो उनको सिर्फ एक वर्ड पकड़ा दिया गया, और जब उस वर्ड को उन्होंने देखा ना तो उनकी एकदम इमेजिनेशन की धज्जियाँ उड़ गई, ऐसे कहो तो। क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ क्या, क्योंकि मुझे लगा कि कोई अच्छा खासा रोल होगा, मैं एक पॉपुलर एक्टर बनूंगा, बट उनके लिए तो एक छोटा सा रोल दिया गया था। तो इसलिए उनको ऐसा लगने लगा कि क्या इन लोगों को मेरा मजाक बनाना है यहाँ पे आके। ये लाइन उन्होंने इसीलिए कहा था। नेक्स्ट है, पटोल बाबू इज एन एमेटर एक्टर फॉर होम अ वॉक ऑन पार्ट इन अ मूवी टर्न्स इनटू एन अल्टीमेट चैलेंज। ठीक है, तो पटोल बाबू कौन थे? एक एमेटर थे, यानी वो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं थे एक्टिंग में। ठीक है, लेकिन उनके लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। वो कैसे? देखो, क्योंकि शुरू शुरू में नरेश दत्त ने उनसे कहा था कि उनको एक स्मॉल रोल मिलने वाला है मूवी में, और पटोल बाबू ने क्या किया, ये डिसाइड किया, जिसके वजह से उनके अंदर का जो एक एक्टर था ना, वो उठकर बैठ गया, अरे मुझे भी कुछ करना है, ऐसे करके। ही हैज़ नो क्लू विच टाइप ऑफ शॉट इट विल बी, उनके पास कोई क्लू ही नहीं था, उनके पास कौन सा डायलॉग बोलना है उसका भी कोई आइडिया नहीं था। ऐसे ही ही प्रिज्यूम दैट देयर वुड बी एटलीस्ट अ फ्यू लाइन्स, उनको लगा कुछ तो लाइन्स होने चाहिए, लेकिन जब उनको पता चला कि सिर्फ उनको ओ बोलना है, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो अंदर से दुखी भी हो जाते हैं। तब उनको याद आती है किनकी? उनके मेंटोर की। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि तुम्हें रोल क्या मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि तुम उस रोल को कितने अच्छे तरीके से निभाते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है कि डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट दैट पटोल बाबू इज़ अ प्रैक्टिकल मैन हु कम्स टू टर्म्स विद वॉट एवर लाइफ हैज़ टू ऑफर। आपको बताना है कि पटोल बाबू ने सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया जो ज़िंदगी उनको देती रही है, और वो एक प्रैक्टिकल मैन थे।
ऐसा क्यों? हाँ, हम कह सकते हैं कि पटोल बाबू एक प्रैक्टिकल मैन थे। उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं करी। लाइफ ने उन्हें जो भी दिया उन्होंने काफ़ी इक्वली उस चीज़ को एक्सेप्ट करा। और वो एक एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन बहुत पहले ही उनको रियलाइज़ हो गया कि एक्टिंग जो है वो एक कंफर्टेबल लाइफ के लिए पे करने के लिए काफ़ी नहीं है। सो उन्होंने एक जॉब के लिए ट्राई करा, उन्हें जॉब भी मिल गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जॉब उनके हाथ से चली जाती है। तब भी उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं करा। इसका उल्टा जब उन्हें जॉब मिला उन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से लिया ताकि अपने हाउस होल्ड की चीज़ों को वो अच्छे तरीके से चला सकें। एट नो पॉइंट डज ही कर्स हिज स्टार्स और लक। कभी भी उन्होंने किसी को भी ब्लेम नहीं करा, कर्स नहीं करा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ही इज़ अ फ्रेंडली पर्सन। दिस शोज दैट ही हैज़ द एबिलिटी टू एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स एंड टेक्स थिंग्स इन हिज स्ट्राइड। Next question, why does Patul Babu walk away before he can be paid for his role and what does this reveal about his character? तो आखिर पटोल बाबू क्यों ही चले जाते हैं बिना पैसा लिए? आखिर ये उनके कैरेक्टर के बारे में क्या बताता है? सो लंबा सा आंसर है इनका, चलो देखते हैं। तो पूरे 52 सालों में कभी भी पैसा उनके लिए एक बड़ा कंसर्न नहीं रहा था, कभी नहीं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी लाइफ में और वो हमेशा लाइफ में खुश भी रहते थे। उनके पास जो भी चीज़ें थी, उनको एक छोटा सा रोल भी मिला मूवी में, ठीक है। उनको पता था कि बहुत सारे पैसे इससे तो नहीं आएंगे, छोटे से ही पैसे आएंगे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, उस पैसे से वो उनकी कुछ मदद हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, इसलिए उन्होंने उस रोल को क्वाइटली एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका जो रोल है वो बहुत ही छोटा सा था, तो उन्होंने ज़्यादा कुछ एक्सेप्ट नहीं करा। लेकिन उनके मन में एक थॉट आया कि द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ जॉब वेल डन एंड द अप्रिसिएशन इन द आइज ऑफ द डायरेक्टर इज़ मच मोर देन द मनी दे वुड गिव हिम। तो पटोल बाबू को ऐसा लगा कि आखिर मैंने जो काम करा ना, मैं सेटिस्फाइड हूँ उससे, और उस डायरेक्टर की आंखों में जो वो सेटिस्फैक्शन दिख रहा था ना उसके रोल से, उनके लिए पैसा मैटर नहीं कर रहा था। अधिक से अधिक उन्हें कितने पैसे मिलने वाले थे, 20 रुपये से 30 रुपये मिल जाते, लेकिन इनसे कुछ भी होने वाला नहीं था। सो आफ्टर कंप्लीटिंग हिज पार्ट ही क्वाइटली मूव्स अवे विदाउट वेटिंग फॉर द पेमेंट। दिस शोज दैट डूइंग अ जॉब वेल इज मोर इम्पॉर्टेंट टू हिम and not the money that one gets for work. Even when he does not have enough to meet his basic needs, he does not have the greed for money. हाँ, उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वो ग्रीडी भी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू यू थिंक मेकिंग अ मूवी इज़ एन ईजी जॉब एंड डिस्कस विद रेफरेंस टू द स्टोरी। क्या आपको लगता है कि मूवी बनाना एक ईजी टास्क है? हाँ, कतई नहीं, मैं तो ऐसा मान ही नहीं सकता। तो देयर आर मैनी एस्पेक्ट ऑफ अ मूवी। क्या क्या होता है? जैसे कि जो भी हम चीज़ देखते हैं उसका एक क्या होता है, बिहाइंड द सीन होता है। तो बिहाइंड द सीन में बहुत सारी चीज़ें घूमती रहती हैं, अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं, कई कट्स लगते हैं उसमें, है ना। स्टोरी को चूज़ करना, स्क्रिप्टिंग करना, एक्टर्स का डिसाइड करना डायरेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है। साथ साथ में टेक्निकल पार्ट, जैसे कि कितने टेक्स लेने हैं जब तक कि वो परफेक्शन पे ना आ जाए, फिर पोस्ट एडिटिंग होता है, और इन सभी में बहुत लंबा टाइम चला जाता है, और इन सब के बाद हमें एक मूवी देखने को मिलता है। और यही था इस वीडियो का लास्ट पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट फिर से कमेंट करो कि आपको कौन सा दूसरा प्ले चाहिए, उसके लिए भी मैं पूरी कोशिश करूँगा। और एक वीडियो में बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।